हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस का ये 6th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई भी एक वीडियो लेक्चर 5 में से एक भी वीडियो लेक्चर अगर छूट गया होगा तो पहले उसे देखिए, उसका नोट्स तैयार कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आप लोग अपने मन में ये सब दोहरा लीजिए कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट क्या होता है, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट के लिए कॉन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैसे करते हैं, कॉची सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कितने मेथड्स होते हैं। तो ये सब चीज को पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करने के हम 2 मेथड देखे हैं और ये तीसरा मेथड है। 2 मेथड कौन कौन से देखे हैं? एक तो डायरेक्ट हम उस सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट प्रूफ करते हैं एप्सिलॉन वाले मेथड से, और दूसरा मेथड है हम उसको कॉची सीक्वेंस प्रूफ कर दें। तो कॉची सीक्वेंस प्रूफ करने से भी वो कॉन्वर्जेंट हो जाता है। अब ये तीसरा मेथड है कि कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, कोई भी सीक्वेंस जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबोव है, तब वो कॉन्वर्जेंट होता है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबोव है तो वो कॉन्वर्जेंट होता है। सेकेंड है कि अगर कोई मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है सीक्वेंस तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तब कॉन्वर्जेंट होता है। यानी किसी सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो ये तीसरा मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आप उसको चेक करिए कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तब क्या देखना है? बाउंडेड अबोव है कि नहीं, यानी उसका अपर बाउंड देखना है। अगर उस सीक्वेंस का अपर बाउंड भी हो गया तो वो कॉन्वर्जेंट हो गया, और अगर सीक्वेंस हम चेक किए डिक्रीजिंग आ गया तो उसका लोअर बाउंड चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो कॉन्वर्जेंट होगा। तो आइए इसी मेथड पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहां पर प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है एस एन 1 + 1/n⁴ ये कॉन्वर्जेंट है। तो इसको कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो पहले हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को बाइनोमियल एक्सपांसन से एक्सपांड करते हैं। बाइनोमियल एक्सपांसन आप लोगों को पता ही होगा, 1 + x⁴n का एक्सपांसन क्या होता है? 1 + nx + n-1/2x² + n-1 मतलब x की जगह हम 1/n, तो 1/n ऐसा लास्ट टर्म आएगा, प्लस x⁴n यानी 1/n⁴n। अब हम क्या करते हैं, n कैंसिल होकर 1, इस 1 को बाहर निकाल लें और इसमें 1/2 इस n को डिवाइड करेंगे तो एक n कैंसिल होगा, एक n इसके अंदर आ जाएगा n-1 के, तो उससे क्या आ जाएगा 1 - 1/n और प्लस 1/3 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n, ये n टर्म्स तक आएगा। टोटल कितने टर्म्स होते हैं? n+1। उस n+1 में से एक टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए हैं तो बचा अंदर n टर्म, तो ये n टर्म्स तक हो गया। अब इसको n+1 ले लें, n की जगह n+1 ले लें, इस पूरे n की जगह n+1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड के लिए देखेंगे, अगर डिक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड के लिए देखेंगे। इसीलिए पहला काम हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं।
तो इसके लिए nth टर्म पता है तो n+1th टर्म निकालेंगे। n+1th टर्म निकालने के लिए जितनी जगह n दिखाई दे रही सबको n+1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 1/n+1 1/n से छोटा होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि n+1 n से बड़ा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए टोटल वैल्यू कम हो जाएगा। वैसे 2/n+1 भी 2/n से छोटा है। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, -1/n छोटा होगा -1/n+1 से, यहाँ -2/n छोटा होगा -2/n+1 से। अब 1 को ऐड कर दिए बोथ साइड, तो इससे क्या हो गया, इसके जो टर्म्स हैं इस n+1th टर्म से छोटा होता जा रहा है। देख सकते हैं कि ये छोटा होता जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि nth टर्म का हर टर्म छोटा होता जा रहा है n+1 से, मतलब Sn छोटा होगा Sn+1 से फॉर ऑल n। और इससे क्या प्रूफ हो गया, ये डिक्रीजिंग है सीक्वेंस। और डिक्रीजिंग है तो अब हम किसके लिए देखेंगे, इसका लोअर बाउंड लाने की कोशिश करेंगे। अगर इसका लोअर बाउंड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो गया, सॉरी Sn+1 बड़ा है Sn से, यानी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, क्योंकि अगला टर्म अपने पहले टर्म से बड़ा हो गया यानी इंक्रीजिंग है। तो अपर बाउंड के लिए देखेंगे तो Sn जो था अपने पास 1 प्लस ये जो n टर्म्स हैं ब्रैकेट में है 1 प्लस यहाँ पर जो था इसको हम क्या लिख दिए 1 माइनस 1/n/2 को 1 इंटू 2 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n/3 को 3 to 1 ऐसा लिख दिए। अब 1 माइनस 1/n की जगह 1 रखेंगे तो 1 तो इससे बड़ा है, 1 माइनस 1/n और 1 माइनस 2/n से भी ये 1 बड़ा है। तो न्यूमरेटर में हम सारे न्यूमरेटर को 1 से रिप्लेस किए तो 1 ये जो न्यूमरेटर से ओरिजिनल उससे 1 बड़ा ही है, इसलिए यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा दिए स्मॉलर देन का। अब ये 1/2 हो गया, इस 3 की जगह 2 रख दिए, हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर दिए तो फिर बड़ा हो गया। इस 3 की जगह 2, 4 की जगह 2, तो हम डिनोमिनेटर को छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। तो छोटी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाए, बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो टोटल वैल्यू इंक्रीज होगा, इसीलिए ये जो है पहले वाले से बड़ा होगा, इसलिए सिंबल लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, ये 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ऐसी 1/2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। अब इसमें n टर्म का सम यहाँ से इस 1 से स्टार्ट करें तो टोटल n टर्म्स होता है, इस 1 को छोड़ दिए तो बाकी के जो टर्म्स हैं वो n टर्म्स। ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या होता है, a 1 माइनस r टू द पावर n/1 माइनस r। तो a की जगह 1 है, 1 फार्मूला में ही r टू द पावर n, इसका कॉमन रेशियो सार अनुपात कितना है 1/2, तो 1/2 टू द पावर n 1 माइनस r, r की जगह 1/2, सिंप्लीफाई करने से आ गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 + 1 3, तो 3 माइनस 1/2 टू द पावर n-1 आ गया। तो ऑब्वियसली इस टर्म से 3 बड़ा ही होगा, यानी Sn जो है 3 से छोटा होगा फॉर ऑल n। तो हम देख सकते हैं कि 3 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया इस सीक्वेंस का। तो अब ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी है और इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसी पैटर्न के और क्वेश्चंस और बुक में मिल जाएगा, आप लोग करके देखिए इस तीसरे मेथड से। तो अब हम चलते हैं कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पे। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो आइए देखते हैं कॉची का फर्स्ट थ्योरम लिमिट पर क्या बोलता है स्टेटमेंट, इफ an is a sequence of real numbers and limit n tends to infinity n equal to l। n रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l है। तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट l है तो
इसके एन टर्म के सम को एन से डिवाइड करें, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एवरेज ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का लिमिट भी एल होगा। फर्स्ट एन टर्म्स के सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म्स के एवरेज का भी लिमिट एल होगा। ये अपन इसका सेंस निकाल सकते हैं। तो अगर एन टर्म की लिमिट एल है तो इसका भी लिमिट एल होगा। तो सबसे पहले प्रूफ में एन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की लिमिट एल है। अब हम एन इक्वल टू बी एन प्लस एल एज्यूम कर लेते हैं। अब हम इसमें बोथ साइड लिमिट ले लें। तो एन की लिमिट हमको पहले से ही पता है, एल है, एल रख दिए, एल और एल कैंसिल, तो बी एन की लिमिट क्या मिल गया, 0। अब बी एन की लिमिट 0 है तो लिमिट का डेफिनेशन लगा देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of bn minus 0 is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal m। मैं इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बताया था लिमिट का डेफिनेशन ध्यान रखिए, यूज़ होगा, रिवीजन करके ही देखना चाहिए वीडियो। तो mod bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमको जो निकालना है उस पर आते हैं। इसकी लिमिट l लाना है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें, a1 प्लस a2 अप टू प्लस एन अपॉन एन। तो a1 a2 an की वैल्यू हम कहाँ से रख दिए, जो एज्यूम किए हैं ना इक्वेशन 2। a1 क्या होगा b1 प्लस एल, a2 क्या होगा b2 प्लस एल, a3 b3 प्लस एल होगा, ये सब रख दिए। अब एल 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 कितनी बार आया, n टाइम्स, ऐड करेंगे तो एन एल हो गया, प्लस b1 प्लस b2 प्लस bn अपॉन n। अब n को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें, यहाँ का n n कैंसिल होकर l प्लस n। तो अब हम क्या करेंगे, इस l को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो a1 प्लस a2 प्लस एन अपॉन एन माइनस एल इक्वल टू ये आ जाएगा। तो हमको इसकी लिमिट l लाना है, इसलिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मॉड ले लेंगे और मॉड लेने से आ गया, इसको लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगाते हैं कि सीक्वेंस बी एन की लिमिट 0 है, मतलब लिमिट तो है यानी कॉन्वर्जेंट है, और ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि बाउंडेड होता है। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो गया, तो बाउंडेड हो गया। कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड है तो एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ बी एन लेस देन और इक्वल के और ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हम क्या करेंगे, l को इधर ले आए तो मॉड a1 प्लस a2 प्लस एन अपन n माइनस एल, इसको लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो हम यहाँ पर bn की दो टाइप की वैल्यू देख रहे हैं। m के बाद इस कंडीशन को m के बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये जो इक्वेशन 5 है वो n के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हम राइट साइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहले तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे, जो होल मॉड है यहाँ पर उसको सब में अलग अलग मॉड लगाते हैं तो लेस देन आर इक्वल हो जाता है। मॉड को इंडिविजुअली लेने से बड़ा हो जाता है ये टर्म पहले से। अब इस b को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, m और m के बाद। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि m के बाद ये वाला कंडीशन होल्ड करता है इसीलिए, और जो बचे हुए शुरू के m हैं, m के बाद तो ये कंडीशन है और m तक के लिए हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो मॉड b1 b2 bm सब के सब k से छोटे हैं, और ये सब के सब क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ m के बाद आने वाले सारे टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी m के बाद आने वाले सारे टर्म जैसे मॉड bm प्लस 1, मॉड bm प्लस 2, मॉड bm प्लस 3 सभी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे होंगे। तो ये सब के सब एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। और इसके लिए क्या किए, मॉड bn लेस देन आर इक्वल के होता फॉर ऑल n, तो इन सब में लेस देन आर इक्वल के लगा दिए। अब ये कितने टर्म्स हैं, m, तो k कितनी बार आया, m टाइम्स, तो m k बाई n हो गया। तो टोटल कितने टर्म्स थे, n में से
m टर्म्स के वाले हो गए, तो एप्सिलॉन बाई टू वाले कितने टर्म्स होंगे, n माइनस m, तो एप्सिलॉन बाई टू n माइनस m टाइम्स आ गया। अब n को अलग अलग डिवाइड कर दिए तो ये हो गया। तो इसकी जगह अगर हम 1 रखें तो 1 तो इससे बड़ा ही होगा, तो इसकी जगह हम 1 रख दिए, तो ये आ गया m बाई एन के प्लस एप्सिलॉन बाई टू। अब हम क्या मान लेते हैं, इसको भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा मान लेते हैं। ऐसा करेंगे तो n क्या हो जाएगा, 2m के बाई एप्सिलॉन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर n को इससे बड़ा लिया जाए, अगर n को इससे बड़ा लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा, यानी ये वाला भी टर्म एप्सिलॉन बाई टू से छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, n को इससे बड़ा ले लेते हैं। ऐसा करने से ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, तो एप्सिलॉन बाई टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये लेस देन एप्सिलॉन लाना था, ले आए। तो कब आया, जब n को हम इससे बड़ा लिए। तो हम बोल सकते हैं दस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n नॉट। n नॉट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जो इससे भी बड़ा हो और m से भी बड़ा हो। यहाँ पर था ये, इस m से भी बड़ा हो और किससे बड़ा हो, 2m के अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि दो बार n ले रहे हैं, इसलिए इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा ले लें। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि n नॉट के बाद आने वाले सारे टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इस एप्सिलॉन के लिए हमको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जिसके बाद से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट L है। और यही था फर्स्ट कॉची थ्योरम ऑन लिमिट था, और ये प्रूफ हो गया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसका हम देखते हैं, क्या देखें अभी, कि अगर सीक्वेंस an की लिमिट L है तो a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n की लिमिट क्या होगी, L होगी। अब हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर a1 प्लस a2 प्लस n अपॉन n की लिमिट L है तो जरूरी नहीं है कि an की लिमिट L हो। an की लिमिट L है तो इसकी लिमिट L होगी ही, ये तो प्रूफ कर दिए। लेकिन इसकी लिमिट L है तो जरूरी नहीं है कि इसकी लिमिट L हो। तो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। एक सीक्वेंस लेते हैं -1 टू द पावर n-1। अब हम a1 प्लस a2 प्लस n अपान n की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी, 1, a2 की वैल्यू -1, a3 की वैल्यू 1, फिर a4 की वैल्यू माने अल्टरनेट होगा, और nth टर्म ये हो जाएगा। अगर ये जो n है इवन नंबर हो, इवन नंबर होगा, देखिए मान लीजिए n की जगह 4 है तो 1 2 3 4 टर्म्स बस आएगा, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, 0। मतलब अगर n को इवन मान लें तो ये राइट साइड की वैल्यू 0, और अगर ऑड ले लें 5 टर्म ले लें यहाँ पर तो 1 2 3 4 कैंसिल। अब अगला टर्म क्या आएगा, +1 -1 1 -1 आ रहा है, फिफ्थ टर्म फिर 1 आएगा, तो इसको 0 हो गया, सिर्फ 1 बचेगा 1/n। तो इसलिए ऑड टर्म्स लेने पे 1/n आएगा। अब हम इसकी लिमिट ले लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लेंगे तो 0 तो कांस्टेंट यानी 0 ही होगा, यहाँ पर ले लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये भी 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है, 0 है, इसकी लिमिट 0 आ गया। लेकिन अब इसकी लिमिट निकालें तो ये तो कॉन्वर्जेंट ही नहीं है, ऑसिलेटिंग है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट अगर है कुछ तो ज़रूरी नहीं कि इसकी लिमिट भी वही हो, ये तो कॉन्वर्जेंट ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है यहाँ पर। मतलब कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ये है कि इसकी लिमिट L है तो इसकी लिमिट L होगी, लेकिन अगर इसकी लिमिट L है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी लिमिट भी L हो या ये भी कॉन्वर्जेंट हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस थ्योरम के साथ ही ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है फिर से
रिवर्स करके देखिए, बार बार देखिए, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में मिलता है तो वो भी ट्राई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।